हेलो दोस्तों, मैं हूँ जिज्ञासा और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ CSIR नीरी के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश कुंभारे सर से, जो हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित कुछ जानकारी देंगे और उससे जुड़े कुछ रोचक अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट नीरी के वैज्ञानिक के साथ। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसे कहते हैं? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक विधि है जो किसी भी प्रोजेक्ट, चाहे वो इंडस्ट्री से संबंधित हो, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जो बड़ी हो और जिससे पर्यावरण पे हानि होने वाली हो, तो उसको हम मूल्यांकन करते हैं पर्यावरण का। तो मूल्यांकन कब किया जाता है? जब किसी भी इंडस्ट्री को हम लगाते हैं, स्थापना करते हैं, तो उससे पहले, इंडस्ट्री अगर स्थापित हो गई है तो उसके दौरान, और इंडस्ट्री का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी क्षमता भी बढ़ानी है या कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो भी हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को हम भली भांति जान सके और उसके अनुसार हम एक्शन ले सके, कार्रवाई कर सके, पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनके बीच कुछ रिलेशनशिप है? हाँ, बिल्कुल है। हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारे आसपास की सारी चीजें एक पर्यावरण है, और उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स उसमें समावेश होता है। तो लिविंग थिंग्स में हम क्या कहेंगे कि लिविंग थिंग्स में पौधे आते हैं, प्राणी आते हैं, सूक्ष्मजीव आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं कि हवा आती है, आपका पानी आता है, मिट्टी आती है। तो इस तरह का आपस में जो रिलेशनशिप है, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, आप पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे आपकी मिट्टी हो, तो इनका रोल सबको हमको पता है। इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पर्यावरण में जो है, इसमें एक रिलेशनशिप डेफिनिट है, और इस रिलेशनशिप को हम एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है, जो सजीव होते हैं, वो निर्जीवों पर भी निर्भर करते हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि पानी हो, मिट्टी हो, या फिर आपकी हवा हो। तो ये हमारे अभिन्न अंग है जीवन की। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डेफिनेटली एक रिलेशनशिप है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में क्या अंतर है? इसे हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण, हमारे चारों ओर जितने भी आसपास की चीजें हैं, सभी पर्यावरण है। तो पर्यावरण में लिविंग थिंग्स भी आती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है। लेकिन इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो परस्पर संबंध है आपस में जीवों का और नॉन लिविंग थिंग्स का, मतलब जो निर्जीव जो चीजें हैं, उनका जो आपस में परस्पर संबंध है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। बिना पानी के, बिना वायु के, बिना हवा के, बिना मिट्टी के जी नहीं सकते। लेकिन सजीवों का सजीवों से भी रिलेशनशिप है। जैसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है ना, तो वो सजीवों से, मतलब वहां पे आप देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पौधे जो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ह्यूमन बींग्स हम ऑक्सीजन लेते थे। फोटोसिंथेसिस मतलब लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच की प्रक्रिया हो गई। यदि हम दूसरी प्रक्रिया देखेंगे तो इरोजन, जिसको हम कहते हैं, जैसे मिट्टी है, जैसे मिट्टी होती है तो इरोजन, जैसे मिट्टी का रिसाव होता है, तो जिसको हम कहते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि हवा, जो निर्जीव जो चीजें हैं, जैसे हवा है, तो हवा से मिट्टी का बहना तो एक पर्यावरण के लिए वो मतलब हानि का संदेश देता है। तो इस तरह से, तो मतलब सजीव सजीव का भी रिलेशनशिप है, सजीव निर्जीव का भी रिलेशनशिप है। तो इस तरह से एक मतलब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में डिफरेंस है। तो हम इकोलॉजी उसको कहते हैं जहाँ पे आपस पर निर्जीव सजीव, इनका आपस में परस्पर संबंध होता है, या फिर सजीव सजीव का। एनवायरनमेंट हमारे जो सभी चीजें आती है उसमें, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो ये है डिफरेंस। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से आप क्या समझते हैं? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वो होता है जहाँ पे आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हवा है, पानी है, मिट्टी है, बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट्स हैं, ये सारे हमारे जो है नेचुरल कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के। तो जब कोई हम इस तरह की प्रक्रिया करते हैं, या जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, जिससे इन तत्वों को, जैसे हवा, पानी, वायु, क्योंकि देखिए, अब पहले प्रदूषण नहीं था। जब इंसान आया जमीन पर, इंसान ने जब जन्म लिया, तो जब उसने अपनी एक्टिविटी शुरू की, डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया पर गया, तो बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। तो हवा में भी परिवर्तन आया, मिट्टी में भी आया, पानी में भी आया। तो नेचुरल रिसोर्सेस में तब्दीलियां, परिवर्तन आते गए। तो बेसिकली वो डिप्लीशन होता गया उन चीज़ों का।
जैसे पानी का आप देखेंगे तो पानी दिन ब दिन कम होते जा रहा है, चाहे ग्राउंड वाटर लो चाहे सरफेस वाटर लो। हवा में लो तो हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मिट्टी की जो है न्यूट्रिएंट, जो पोषक क्षमता है, जो पोषक तत्व है, वो घटते जा रहे हैं। तो इस तरह के जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको बेसिकली हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कह सकते हैं। हमारे देश में पर्यावरण चुनौतियां क्या है? जैसा मैंने बताया कि 3 मेजर पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल। आप दिल्ली का प्रदूषण देख रहे होंगे कि हर विंटर में हम उससे जूझते रहते हैं। और जो मेजर सिटीज़ है उसमें भी बहुत सारे शहर है जिनसे हम काफ़ी कुछ एयर क्वालिटी में मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है, एयर क्वालिटी पुअर होती जा रही है, जिसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। दूसरा जो है वाटर क्वालिटी आप देखेंगे तो नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है। हमारे जो बाकी जो कारपोरेशन से वाटर आता है उसी पे हम ज़्यादातर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मिट्टी का आप देखेंगे कि तो गांव में हम पहले कह रहे थे कि प्रदूषण नहीं है, लेकिन ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है, इससे काफ़ी कुछ प्रदूषित हो रही है मिट्टी। और उसका सीधा प्रभाव हमारे पानी पे और गाँव में की मिट्टी में भी पड़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे अनाज पे, हमारे जो क्रॉप्स है, मिलेट्स है, सभी पे पड़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी आने लगी है और ये मेजर इन्वायरमेंटल इशूज़ है। सबसे मेजर इन्वायरमेंटल इशू आज आ रहा है जो है वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में मेरे ख्याल से ई वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आप देखेंगे कि कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मोबाइल्स हर घर में है इसमें। तो यहाँ का जो वेस्ट है तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, वो कचरा कहाँ जाएगा, उसको रिसाइकलिंग प्रोसेसेस कैसी होंगी, उसको किस तरह से हमें रिसाइकलिंग रेट को बढ़ाना है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे घर कारपोरेशन की गाड़ी आती है और हम कचरा ले जाती है, तो उसमें भी हमें आज तक हम सेग्रीगेशन अप्रोप्रिएट नहीं कर पाए हैं। मतलब वेट वेस्ट हो, चाहे गीला कचरा हो, चाहे सूखा कचरा, इसको डिफ्रेंशिएट करने में आम आदमी को तकलीफ हो रही है। तो बाकी जो वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट है या फिर बायोमेडिकल वेस्ट है या फिर केमिकल वेस्ट है, उसको किस तरह से हम अवेयरनेस लाएंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो विषय है एयर पोल्यूशन है, वाटर मैनेजमेंट है और हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़े आज के विषय है, चुनौतियां है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या आपस में संबंध है? हाँ जी, बिल्कुल है। इनका संबंध ऐसे है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना, हमारी एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी का डिग्रेड होना, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। लेकिन इन डिग्रेडेशन को आज हम सोच सकते हैं कि इसको अभी तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन किस तरह से हम इनको बचाएं आने वाले समय में, अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां, तो उनको किस तरह का हम जो है एक सुरक्षित पर्यावरण दें, उनको किस तरह का हम एक प्रॉपर मतलब उनके लिए कैसे पानी रहे, उनके लिए कैसे शुद्ध हवा रहे, कैसे शुद्ध मिट्टी रहे। तो उसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत अच्छा टूल है, जिसके जरिए इसका उपयोग करके हम इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस को बचा सकते हैं। जितनी क्षति हुई वो हुई, उसका जो भरपाई करना तो मुश्किल है, कुछ मेथड्स है जिससे हम भरपाई कर सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए आज हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आगे ना हो और उनके लिए हवा, पानी और मिट्टी जो है वो सही सलामत रहे और उनको अच्छी पौष्टिक तत्व मिले, अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा में वो सांस ले। ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की सामान्य प्रक्रिया क्या है? अगर मैं इसको वैज्ञानिक भाषा में कहता हूँ जनरल प्रक्रिया को, तो जनरल प्रक्रिया में बेसिकली तीन चार स्टेप्स हैं। पहली स्टेप्स होती है स्क्रीनिंग उसको कहते हैं हम, जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है, उसने ये चीज़ें नोटिफाई की है। तो उसमें आप देखेंगे स्क्रीनिंग का मतलब है कि किन प्रोजेक्ट्स को आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है। अब बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट्स है जिनसे एनवायरमेंटल हानि, पर्यावरण क्षति नहीं हो रही है, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोराडी का थर्मल पावर स्टेशन है, या फिर बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, या फिर बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है कहीं पे जहाँ पे धूल मिट्टी खूब उड़ रही है, तो या फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्री, डिस्टिलरी है, या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मतलब जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मेगा इंडस्ट्रीज अगर लग रही है तो आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा रोल है। मतलब स्क्रीनिंग में ये करते हैं, स्क्रीनिंग में देखा जाता है कि किन प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अप्लाई करना होता है किसी भी इंडस्ट्री को जब,
तो वो बताती है कि हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है कि इनकी एक्टिविटी लार्जर पर्सपेक्टिव है क्या, कोई इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड या कुछ, तो वो असेस करते हैं। तो उसमें स्क्रीनिंग बहुत बड़ा मेथड है। बाद में आता है स्कोपिंग। स्कोपिंग में आप ये कह सकते हैं कि स्कोपिंग में जो एनवायरमेंटल असेसमेंट की जरूरत है, तो किन पैरामीटर्स आपको लेने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल थर्मल पावर स्टेशन है, तो एयर बहुत बड़ा पोल्यूशन होने वाला है कोल से, तो एयर को बहुत टारगेट किया जाता है उसमें। मतलब एयर पोल्यूशन के लिए आपके बहुत सारे, जैसे उस पर्टिकुलरली जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगेगा उसके जो सराउंडिंग जो 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर का रेडियस का एरिया ईयर मार्क किया जाता है, उसके लिए सुनिश्चित किया जाता है स्टडी के लिए। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगा तो वाटर लिया जाएगा, उसका बायोडाइवर्सिटी वाटर की ली जाएगी। तो इस तरह का जो स्कोपिंग करते हैं, तो उसमें ये चैप्टर्स बनते हैं कि किस तरह से हम स्कोपिंग किया जाता है। उसके बाद स्कोपिंग के बाद जो है अपना प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट। तो प्रोडिक्शन जो आपका, जो ये डेटा जो डेवलप करते हैं आप इसमें, तो बेसिकली इसमें आप देखेंगे कि स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग के बाद सबसे पहले आता है बेसलाइन डेटा। कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो आपको बेसलाइन डेटा तैयार करना पड़ता है। तो वहाँ की जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहाँ पे लग रहा है, तो रीजन स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक वहाँ पे डेटा गैदर किया जाता है। तो एयर क्वालिटी हो, वाटर क्वालिटी हो, बायोलॉजिकल क्वालिटी हो, सॉइल क्वालिटी हो, तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी। तो इस तरह का बेसलाइन डेटा तैयार करके फिर उसका इवेल्युएशन किया जाता है। बेसलाइन डेटा से पता चलता है कि वहाँ की एनवायरनमेंट किस तरह है, और जो एक्टिविटीज़ प्रपोज्ड है इंडस्ट्री से, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ने जो एक्टिविटीज़ प्रपोज की है उसको मद्देनज़र किस तरह का पर्यावरण इम्पैक्ट होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें उसमें जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और यही प्रोसीजर, और उसके बाद सबसे फाइनल स्टेज है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को असेस और प्रिडिक्ट करने के बाद हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनता है। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे ट्रीज काटे जा रहे हैं 200, तो उनको बोला जाता है कि आपको ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, इसके जगह आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट तैयार करना पड़ेगा। उस इंडस्ट्री को इंस्ट्रक्शन दी जाती है ताकि वो इंडस्ट्री उसको कॉम्पेंसेट करके, मतलब ये ना हो कि कट गया तो आपका ग्रीनरी चली गई, लेकिन उनको कॉम्पेंसेट करके जहाँ भी फिजिबल होगा वहाँ पे हम बताते हैं कि आप इस तरह से ग्रीन रिबिल्ड डेवलपमेंट तैयार करें ताकि पर्यावरण हानि नुकसान नफा बराबरी का हो, है ना। तो इस तरह से किसी भी, और सोशो इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट असेसमेंट में, दो पैरामीटर है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री को रोजगार दे रही है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है उस लोकेलिटी या रीजन स्पेसिफिक कंडीशंस में। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मूल्यांकन करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड्स है क्या? आर देयर एनी स्पेसिफिक मेथड्स टू असेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को असेस मूल्यांकन करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड्स है क्या? इसमें जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एयर क्वालिटी के लिए अलग है, या फिर बायोलॉजिकल क्वालिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, या फिर वाटर क्वालिटी है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आता है। प्रोजेक्शन मतलब कैसे कि अगर आपके पास डेटा रहा है तो आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट का आपके पास अगर करंट डेटा है कि एनवायरमेंटल क्वालिटी, एयर क्वालिटी इतनी, तो उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। तो एक बार आपको इंडेक्स मिल गया तो आप उसको प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उसमें, उसको रन करके आप प्रोजेक्शंस बता सकते हैं कि इस एनवायरमेंटल जो एक्टिविटी है वो किसी प्रोजेक्ट की या इंडस्ट्री की, तो उसको लेके आने वाले 10 साल में, 15 साल में इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ हो सकता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए करंट एनवायरमेंटल मेथड्स या फिर करंट मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है उसके प्रोसेसेस में कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है, वो भी आप बता सकते हैं। तो मेथड्स अलग अलग है। वो पर्यावरण जो वहाँ का जो है, जो स्पेसिफिक, उसको लेकर आप एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी को आप जो है उसको बता सकते हैं। तो वहाँ पे वाटर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, शॉनन-व्यूअर इंडेक्स, स्पीशीज रेट, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, तो बहुत सारे स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो आपको वाटर क्वालिटी को मेजर करना है, एयर क्वालिटी को, अपने बायोडाइवर्सिटी को। तो इस तरह के आप क्यूमुलेटिव, मतलब एक पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट की फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अभी अच्छा आ गया है। तो एनवायरमेंटल डेटा को आप रन करके बहुत अच्छी तरह से इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को आप अभी मिनिमाइज कर सकते हैं। एनवोटेक और मूल्यांकन अध्ययन का आउटकम क्या है? जैसा मैंने बताया, एनवायरमेंटल असेसमेंट स्टडी का आउटकम क्या है, मतलब नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है, किसमें।
तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी का यही सबसे बड़ा फायदा है कि किसी भी इंडस्ट्री को आप जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करके देते हैं तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो उस आपको जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो बनता है EIA मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी को EIA कहते हैं शॉर्ट में, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान पे वो इम्प्लीमेंट करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, चाहे एयर क्वालिटी के लिए हो, चाहे वाटर क्वालिटी के लिए, सॉइल क्वालिटी, जितने मेजर्स लेने हैं वो लेती है। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करना है वो करती है, और उसको एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है तो उसको मिनिमाइज करने का, उसको मिटिगेट करने का पूरा पूरा प्रयास करती है, ताकि आपकी जो एक्टिविटीज से जो पर्यावरण पर हानि हो रही है उसको आप निजात कैसे पा सके, उसको कॉम्पेंसेट कर कैसे कर सकते हैं, नो लॉस मतलब नो प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे आपका मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का सबसे बड़ा जो फायदा है वो तो इंडस्ट्री को है ही है, दूसरा डिसीजन मेकर्स को है, मतलब पॉलिसी प्लानर्स। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि अमुक फलाने जगह अगर मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट लगाना है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी बताती है कि यहाँ पे लगना चाहिए या नहीं। अगर लगाने से पर्यावरण बहुत ज़्यादा हानि हो रही है तो उसको गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं कर सकती है ना। तो यहाँ पे डिसीजन मेकर्स का, पॉलिसी प्लानर्स को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी बहुत अच्छी तरह से हेल्प करती है। पर्यावरण और विकास में कुछ संबंध है? हाँ बिल्कुल है। कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, कोई भी विकास की गतिविधि हम करते हैं, चाहे वो रोड मेकिंग हो, चाहे फिर कोई भी मतलब इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो उसका सीधा असर पर्यावरण पे है, क्योंकि उस गतिविधि में ऐसे तत्व होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप ले लीजिए, आए दिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, रोड मेकिंग होता है, तो उसमें धूल मिट्टी उड़ती है, तो वो हवा प्रदूषित करती है, पर्टिकुलर मैटर को कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह से कोई भी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो या कोई भी डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट प्रोसेस तो ऑनगोइंग है, लेकिन एनवायरनमेंट भी जरूरी है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म हमने दिखी, तो उसको ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बैलेंस रखता है इस चीज़ों का। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट न सिर्फ डेवलपमेंट और एनवायरमेंट का बैलेंस रखता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपका इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमिक्स में भी आपका पूरा परस्पर बैलेंस बनाए रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इसके लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए क्या हमारे पास आगे कुछ रास्ता है? बिल्कुल है। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सारे टूल्स है अभी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टूल्स कहते हैं जिसको हम, वो अपनाने से किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को हमें असेस करने की ज़रूरत है, और उसके अनुसार हमें पर्यावरण की जो भी क्षति हो रही है या डिग्रेड हो रहा है उसको लेके हमें जितने भी मेजर्स उपाय करने हैं वो करने की ज़रूरत है। तो हम डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा उद्देश्य है, जैसे अभी 2070 में हमारा नेट कार्बन जीरो एमिशंस का लक्ष्य है, इस तरह से, तो हम बिल्कुल ये एक्टिविटी पे हम अगर चेक करेंगे, उसको प्रॉपरली मैनेज करके करेंगे एनवायरनमेंट को, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, विकास भी पॉसिबल है, और हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्शन साथ में होता रहेगा। थैंक यू सो मच कुंभारे सर। आपने हमारे साथ जो एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर किया है वह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है। इनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है, और हमें आगे कुछ करने के लिए इंस्पिरेशन और डायरेक्शन भी आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से दी। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।